नमस्कार दोस्तों, कैसा हो मऊगंज के आज के शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट अनिल शर्मा जी और एडवोकेट राजेश रतन राही जी, जिनसे होगी मऊगंज को लेकर खास मुद्दों पर विशेष चर्चा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। नमस्कार, कैसा हो मऊगंज शो में इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज के अधिवक्ता अनिल शर्मा जी। स्पष्टवादी हैं और अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं जो सत्य उनको दिखता है। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया रिपब्लिक न्यूज में। धन्यवाद आपका। जी बोलिए। कैसा हो मऊगंज? मऊगंज को आप कैसा देखना चाहते हैं? अभी जो वर्तमान स्थिति है, एक रोड वाली व्यवस्था है, देख रहे हैं जो ये रोड निकल रही, इस पर आप अपना विचार रखें कि क्या है, दिक्कत क्या है इसमें, अभी किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? मैं मऊगंज को एक समृद्ध जी मऊगंज के रूप में देखना चाहता हूँ। अभी मऊगंज में जो रोड निकल रही है, निश्चित रूप से डिवाइडर युक्त 2 लेन रोड हो, जिससे अभी कुछ समस्या है वर्तमान की स्थिति में। समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो अतिक्रमण का है। रोड के चारों तरफ जो अतिक्रमण हुए हैं वो मऊगंज की सबसे बड़ी समस्या है। इतना जाम लगता है। इसमें जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? अतिक्रमण की जिम्मेदारी जो मऊगंज में स्थित है, ये स्थिति का निर्माता कौन है? यहाँ का प्रशासन और पुलिस और यहाँ के व्यापारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। व्यापारी हैं? जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं व्यापारी। यहाँ रोड किनारे वो ठेला लगाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो इससे जो है तो यातायात। ठेला वालों के अलावा जो बड़ी दुकानें हैं उनके भी दुकानें आपको लगता है? जी बिल्कुल, वो अपनी दुकानें रोड किनारे लाके जमाते हैं अपना, और बहुत कुछ सामान रोड के किनारे लाते हैं और लगाते हैं वहाँ पर दुकान को, जिससे यातायात हमारे मऊगंज का प्रभावित होता है ना? जी खतरों से खेल रहे हैं यहाँ पर, लगता है बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन सा वाहन ऊपर चढ़ जाएगा, और इसके लिए जो है तो संभल के चलना पड़ता है। निश्चित हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ जाम के कारण हमारे जान को संकट होता है। एक दूसरा प्रश्न आपसे है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा पे मऊगंज, शिक्षा में अभी और स्वास्थ्य में मऊगंज कहाँ खड़ा है वर्तमान समय में? जहाँ होना चाहिए मऊगंज में सिविल अस्पताल है, लेकिन सिविल अस्पताल के मुताबिक यहाँ अभी सुविधाएं नहीं हैं। अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। क्या क्या बाकी है आपको लगता है? कैसा कि हॉस्पिटल में भी क्या कुछ होना चाहिए? अभी यहाँ एक लेडीज डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी चाहिए, लेडीज हों। और भी बहुत स्टाफ अभी नहीं है, स्टाफ पूरा होना चाहिए। डिजिटल एक्सरे नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए। बिल्कुल 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 डिजिटल एक्सरे होना चाहिए, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर तो ठीक है, मान लीजिए व्यवस्था ये हम मांग कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे पदस्थ डॉक्टर हैं उनका क्या है? अभी देखते हैं कि ओपीडी में कोई बैठने के टाइम में रात में आप जाइए, कई आते हैं, कोई ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलता है जी। नाइट ड्यूटी में और दिन में भी ऐसा लग रहा था। कई बातें थे, क्या जिम्मेदार कौन मानते हैं? डॉक्टरों की क्या भूमिका है इसमें? अब यहाँ जो बीएमओ है जी, ये यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग को चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम है, वो बीएमओ की जिम्मेदारी है। उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए और अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाएं, और कब किसकी कहाँ ड्यूटी हो वो सुनिश्चित करें और उन पर निगरानी रखें। बीएमओ का फेलियर मानते हैं कि बीएमओ इसमें फेल है? बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यवस्था नहीं बनती है, बन जाती तो बढ़िया है। हालांकि प्रयासरत हैं और वो अपने स्टाफ को लेके चल रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि वो प्रयासरत हैं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, इसके लिए वो प्रयासरत भी कर रहे हैं। शिक्षा पे जाइए, शिक्षा में मऊगंज आज कहाँ खड़ा है? शिक्षा जितने भी विद्यालय है मऊगंज में, एक आदर्श विद्यालय शासकीय बहुत प्राचीन विद्यालय है। इससे हम लोग तो नहीं पढ़े, लेकिन हमारे बब्बा लोग ऐसे बताए को पढ़े बड़े मऊगंज से, इस विद्यालय से पढ़े हुए छात्र अच्छे अच्छे पदों पर गए। आज वो अपने अस्तित्व को खो रहा है। जी जी। उत्कृष्ट विद्यालय है, वहां पे जाइए, किसी भी शासकीय कार्यालय में जाइए, एकदम कोर्स का भंडार लगा रहता है जी। कहीं भी जाइए जी। इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करते हैं और कौन है ये इसका फेलियर किसके मानते? इसमें विद्यालय जो अभी बराटा मोड़ में है विद्यालय, बहुत पुराना विद्यालय है, वहाँ मैं भी पढ़ा हूँ। और पढ़े उस विद्यालय? जी बिल्कुल पढ़ा हूँ। और विद्यालय के बारे में बताइए कुछ। अब वो विद्यालय तो इस समय अतिक्रमण के चपेट में है। अतिक्रमण मुक्त हो जाए और वहाँ की जो बाउंड्री वाल है, इन सब चीज़ों की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाए तो विद्यालय बहुत अच्छा है। और यहाँ
उत्कृष्ट। इस हालत में है, इसका जिम्मेदार कौन है? उस हालत की जिम्मेदारी आप किसे तय करेंगे? इसके जिम्मेदार भी वही अतिक्रमण है, यानी जो भी समस्या आप देख रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण अतिक्रमण है। प्रशासन क्या कर रहा है? मऊगंज प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन के बारे में क्या ठीक, जनता तो ठीक है कर रही है, कोई आय के साधन नहीं है तो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था बनाएंगे ही, है ना। लेकिन प्रशासन का क्या फेल्यूर है इसमें? प्रशासन को क्या करना चाहिए? अन्य जो व्यापारी हैं उनको कहीं व्यवस्थित स्थान देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और मऊगंज में क्या कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल, व्यापारियों के लिए भी एक सुनिश्चित स्थान देना चाहिए प्रशासन को, जिसके लिए प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। और हम ये तो मानते हैं मऊगंज प्रशासन इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। जो भी यहाँ पर समस्या है उसके लिए मऊगंज प्रशासन और पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन जी। और जनप्रतिनिधि को कहाँ देखते हैं इसमें? जनप्रतिनिधि देखिए, हर ये 5 साल ये लीजिए, 5 साल इसके पूर्व को ले लीजिए, और उसके पहले लक्ष्मण तिवारी का, डायरेक्टर IMP वर्मा का, उनका कुछ बताएंगे कि वो कहाँ है, किस दायरे में कहाँ है? मऊगंज आज कहाँ खड़ा है? डॉक्टर IMP वर्मा यहाँ BSP के विधायक थे जी। और उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन सरकार न होने के कारण वो बहुत सफल नहीं हो पाए हैं जी। और इसके बाद लक्ष्मण तिवारी जी आए, उन्होंने जिला बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और कुछ हद तक उनको सफलता मिली भी, लेकिन वो जिला को बनाने को पूर्ण रूप से नहीं काम कर पाए, नहीं बना पाए। और सुखेंद्र सिंह बन्ना भी इसके लिए प्रयास किए और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि मेरे कारण जिला बनने में मऊगंज पीछे है तो मैं इस्तीफा दे दूँ। कब? जब चुनाव 6 महीने रह गए उसका, उस टाइम। जी जी। और इस टाइम पे जो अभी जो 15 महीने कार्यकाल थी, जो जेल भरो आंदोलन इधर हुआ बन्ना जी का, जी, है ना, ये अभी चुनाव जैसे नजदीक से कार्यक्रम बंद होते जाएंगे, है ना, सब है। लेकिन उस 15 महीने के कार्यकाल में क्या हुआ? आपको ऐसा लगता है करना चाहिए उनको? मऊगंज को ये जिला बनाना चाहते हैं तो करना चाहिए, बिल्कुल उनको प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, तो वो प्रयासरत हैं और हमें तो उम्मीद है कि मऊगंज जिला बनेगा। अब इसके लिए एक विधायक प्रयास ही कर सकता है। कैसे प्रयास ही कर सकता है? ये देखिए, इसके पहले जी पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर यहाँ पे घोषणा की थी और प्रदीप पटेल जी भी ऐसा लगोदर तक कह रहे थे कि हर मैं जीतूंगा तो जिला बनेगा। और प्रेजेंट टाइम में मऊगंज से लेके और केंद्र तक बीजेपी की सरकार है। अब नहीं बना तो कब बनेगा? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यदि नहीं बनता तो मऊगंज के वर्तमान विधायक की कितनी जिम्मेदारी तय आप करेंगे और क्या ये फेल्यूर मानेंगे यदि नहीं होता तो? ये बहुत बड़ा फेल्यूर ही होगा विधायक का। और चूंकि अब नहीं बना, जैसे आपने कहा कि अब नहीं बना तो कभी नहीं, ऐसा संयोग नहीं होगा। विधायक मऊगंज का भाजपा का है और सरकार भी भाजपा की है, यानी रूलिंग पार्टी का विधायक है, ऐसा संयोग बना है। और अगर मऊगंज जिला नहीं बना इस बार तो दोबारा विधायक जी को जीतना बहुत ही कठिन होगा। यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। जीतने के लिए चुनाव मतलब जिला बन रहा है, उनको आवश्यक है। मऊगंज की लोगों की भावना है कि मऊगंज जिला बने और नितांत आवश्यक है मऊगंज जिला बनना, क्योंकि इसके लिए काफ़ी वर्षों से संघर्ष हो रहा है। यदि मऊगंज जिला नहीं बना तो वर्तमान जनप्रतिनिधि को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी। इसके अलावा विकास कार्य बताइए जो मऊगंज में कुछ हुआ विधायक जी द्वारा, कि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी की विकास बताइए, या कि प्रदीप जी का एक विकास आप ऐसा बताइए, बन्ना जी के बताइए। जैसे मसूरिया जी ने बांध दिया और स्वामी रामधनी जी ने, पंडित स्वर्गीय रामधनी जी ने कॉलेज की सौगात दी मऊगंज के लिए, अच्छी सौगात है। ऐसा कुछ लगता है कि किसी का है, तीनों में से किसी एक का कोई विकास कार्य जो जनता के लिए? लक्ष्मण तिवारी जी जब विधायक बने शुरू में जी, तो उन्होंने कैंप लगाना शुरू किया। मऊगंज में कैंप लगाते थे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करते थे, लेकिन थोड़ी दिनों बाद वो काम उन्होंने बंद कर दिया और यहाँ का विकास लगभग रुक सा गया था जी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जिला के लिए संघर्ष किया और एडिशनल एसपी और अपर कलेक्टर की पदस्थापना हुई। एडिशनल एसपी तो रेगुलर है, लेकिन अपर कलेक्टर एक बार ट्रांसफर हुआ। एसपी का 6 महीने से पद खाली है, आपको साथ समझा रहा हूं, 6 महीने से पद खाली है। लेकिन अपर कलेक्टर एक बार आए, इसके बाद दोबारा गए तो उनकी रेगुलर पदस्थापना यहाँ नहीं हुई। तो लक्ष्मण तिवारी का यही एक छोटा सा आप कह सकते हैं मऊगंज के विकास के लिए योगदान। इसके बाद अभी जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं प्रयास तो कर रहे हैं हर क्षेत्र में, लेकिन अभी उनको सफलता मिल नहीं पा रही है, जबकि उनको राज्य मंत्री का दर्जा है। अब वो चाहें तो काफ़ी काम कर सकते हैं मऊगंज के लिए और प्रयासरत भी हैं। अब कितना वो कर पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा जी। आप
पेशे से एडवोकेट हैं जी और निश्चित है कि आप राजस्व विभाग से जुड़े होंगे। जी ऐसा है? जी जी मऊगंज में राजस्व विभाग का क्या कैसा चल रहा है, तहसील में कैसा चल रहा है? आपसे न कुछ छुपा है न जनता से कुछ छुपा है। जनता में मैं भी ग्राउंड में ही रहता हूँ। आपका ओपिनियन दें, मऊगंज में राजस्व की जो कर्मचारी हैं जी उनके बारे में। राजस्व विभाग में एक तो सबसे बड़ी बात है कि मऊगंज जो व्यवहार न्यायालय है, इससे 5 किलोमीटर दूर राजस्व विभाग गया है। इससे अधिवक्ताओं को, पक्षकारों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं और राजस्व विभाग में भी समय पर काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार है, आप कह सकते हैं, क्योंकि यदि पक्षकारों का समय से काम नहीं होगा तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। और इसके लिए मऊगंज के जो प्रशासन है, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, वो हम उनको जिम्मेदार मानते हैं। तो वो व्यवस्था बदलना चाहिए और यहाँ राजस्व विभाग का काम अच्छे से हो, लोगों के प्रकरणों का निराकरण हो, लोगों का सही पे काम हो। इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए जो वर्तमान में नहीं है। इन सब चीज़ों की दरकार है। राजस्व विभाग से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। राजस्व विभाग के क्रियाकलापों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। बीच में हमारे यहाँ एसडीएम संस्कृत जैन जी आई थी, संस्कृत जैन आई थी। उस समय राजस्व विभाग में काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन उनके जाते ही वो सब फिर से व्यवस्था चरमरा गई। और राजस्व विभाग में सुधार के लिए बहुत कुछ करना यहाँ के वर्तमान एसडीएम और तहसीलदार को चाहिए, उसके लिए आवश्यकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा भी बताया गया और कुछ क्षेत्रीय लोगों द्वारा कि राजस्व विभाग में वर्तमान में यह हालत है कि पहले आओ और पहले पाओ। जी तो जी, क्या ये सही है? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हम लोग न्याय का कोई मामला नहीं, पहले आओ और पहले पाओ, ये व्यवस्था क्या है हम मऊगंज राजस्व में? आपको जी कह सकते हैं, चूंकि प्रकरणों के निराकरण में जो विलम्ब हो रहा है और वहाँ की जो कार्य विधियां हैं उसको देख के शंका तो होती है कि ये सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है और उसके लिए सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता। जी, प्रशासनिक स्तर कैसा देख रहे हैं अपना जो देशभक्ति जनसेवा जिनका लक्ष्य है? पुलिस व्यवस्था, एडिशनल एसपी का पद 6 महीने से खाली है और एसडीओपी साहब भी कभी कभी दिखते हैं, अभी टाइम पे नहीं है। मऊगंज की प्रशासन पुलिसिंग व्यवस्था पर आप थोड़ा प्रकाश, कैसे इससे संतुष्ट है आप? क्या है अभी मऊगंज में चोरी की जो वारदातें हैं काफी बढ़ी हुई हैं। चोरी के अलावा मेडिकल नशा का एक हब बनता जा रहा है मऊगंज। बिल्कुल, सबके कार्यालय में जाइए आप, किसी भी कार्यालय में, कहीं भी किसी विद्यालय में जाइए। नशा के क्षेत्र में भी मऊगंज की जो पुलिस व्यवस्था है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। प्रयासरत हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अभी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? अभी तो मऊगंज पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, उसको हम मान सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि थाने में भी राजनीति का असर रहता है? क्यों ऐसे? इसके पहले विद्याबाई तिवारी जी थाना प्रभारी थे जी, तो उन्होंने व्यवस्था बनाई थी कि कुछ लोगों ने अपने आप अतिक्रमण, दुकान पीछे कर लिए तो थोड़ा निकलने के लिए हो गया। हाँ। दुकान क्या, बड़ी दुकानें बाहर, दुकान के बाहर भी सामान लगा जी। अभी वर्तमान में बहुत गंभीर समस्या है जी। तो इसमें किसका फेल्यूर माने? जनता सहयोग करे और प्रशासन करवा ले? जी, इसके लिए दोनों को आगे आना चाहिए। पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए और जनता को सहयोग करना चाहिए, तभी इस क्षेत्र में कुछ काम हो सकता है जो आवश्यक है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि मऊगंज में जाम, अतिक्रमण, ये सबसे बड़ी समस्या है, इनका निदान होना बहुत जरूरी है। सबसे आखिरी सवाल आपसे जी, आप मऊगंज को लगभग ये 2.5 से 3 सालों के बीच में जो भी चुनाव बनता है उसके पहले आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? मतलब क्या और कुछ मऊगंज में हो? जिला नहीं बनता है तो और क्या क्या होना जरूरी है? या जिला नहीं बनता तो मऊगंज में सौंदर्यीकरण मऊगंज का होना चाहिए। मऊगंज का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। हमारा मऊगंज एक समृद्ध मऊगंज होना चाहिए। और तालाब है, अस्तित्व खो रहे पुराने तालाब जितने भी हैं, रानी तालाब, गुजरा तालाब, इनका कुछ ऐसा लगता है कि उद्धार हो। तालाबों का सौंदर्यीकरण आवश्यक है और बहुत कुछ सपने हैं मऊगंज के लिए। अच्छा मऊगंज हो, लगे कि हम कहीं किसी बड़े शहर में खड़े हैं, इस प्रकार से मऊगंज में भी लगना चाहिए। और ये हमारी परिकल्पना है कि हमारा मऊगंज ऐसा होना चाहिए और आप सबका सहयोग इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। लोगों को, प्रशासन को जागरण करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि मऊगंज को हम बहुत आगे ले जाएं और इसके लिए आपको भी प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को प्रयास करना चाहिए, मीडिया को प्रयास करना चाहिए। और मीडिया इसके लिए प्रयासरत भी है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। उसके लिए मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश रतन राठी जी। सबसे पहले आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने अपने चैनल में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पेशे से ही एडवोकेट हैं। सबसे पहले मैं आपके विभाग से ही जुड़ा सवाल लेके आपके सामने हाजिर हूँ। राजस्व विभाग, मऊगंज का राजस्व विभाग से आप क्या संतुष्ट हैं? कैसी उसकी क्रियाकलाप है, उसके बारे में थोड़ा अपना प्रकाश डालें। राजस्व विभाग में देखिए क्या है, राजस्व विभाग मऊगंज के का क्या लगता है हमको कि पूरे प्रदेश का जी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। राजस्व विभाग में कानून कायदा का कोई महत्व नहीं है। उनका अपना खुदा एक अलग नियम होता है, वो उस अपने अपने नियम से चलते हैं। राजस्व विभाग का कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं है। राजस्व विभाग में अब उसकी एक वजह भी है कि राजस्व के जो अधिकारी होते हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम साहब हैं, ये लॉ ग्रेजुएट नहीं होते, ये कानून नहीं जानते। तो चूंकि ये कानून नहीं जानते इसलिए फिर मनमानी करते हैं। अतिरिक्त लाभ कहीं न कहीं दिखता है कि फैसला बताता है कि कहीं इसमें दबाव है या कुछ अतिरिक्त लाभ है। निर्णय जो होते हैं वो कानून से बाहर भी हो जाते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय की व्यवस्था तो बहुत अच्छी नहीं है। सुधार की गुंजाइश क्या है? क्या होना चाहिए इसमें? जिम्मेदार किसको मानते हैं और सुधार की गुंजाइश क्या है? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो है, लेकिन उसके लिए कठोर कार्रवाई करनी होगी। जैसे जुडिशरी है अपनी, जुडिशरी में न्यायाधीश कभी गलत नहीं करता, लेकिन अगर धोखे से भी गलती हुई है तो उसकी जांच होती है और फिर उनकी विचारों की नौकरी चली जाती है। इसमें भी यही स्थिति होनी चाहिए। लेकिन आज राजस्व न्यायालय की स्थिति यह है कि आप पटवारी की शिकायत तहसीलदार से करो, तहसीलदार सुनने को तैयार नहीं है। तहसीलदार की शिकायत एसडीओ से करो, एसडीओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसडीओ से शिकायत कलेक्टर से करो, कलेक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो थोड़ा बहुत निष्पक्ष कार्यवाही भी करते हैं राजस्व के, तो उनको अभी जैसे ये रीवा के इलैया राजा टी साहब थे, कलेक्टर साहब अच्छा काम कर रहे थे, उनको बदल दिया जाता है। तो अगर इनकी शिकायत सुनी जाए और उनके निर्णयों की जांच हो और जांच के बाद इन्हें दंडित करने की व्यवस्था दे दी जाए तो निश्चित ही ये गलत करने में डरेंगे। क्योंकि मैं सार्वजनिक कामों से जुड़ा हूं, कल ऐसे पीड़ित पक्षों ने मेरे से बताया कि मऊगंज राजस्व न्यायालय में पहले और पहले पाओ वाली व्यवस्था चालू है। या इसमें आप क्या प्रकाश डालें? क्या ये बात हकीकत है? पहले आओ पहले पाओ तो है ही है, उसके साथ एक बात और आप जोड़ दीजिए कि ज्यादा लाओ और जल्दी ले जाओ, ये भी है जी। वहां तो कोई बता नहीं, कोई नियम कानून है ही नहीं। जी। निश्चित है कि कहीं न कहीं जो निर्णय बताते हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको देखने पर ऐसे लगे रजिस्ट्री के आधार पर किसी ने नामांतरण का आवेदन दिया है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, नामांतरण होना चाहिए, लेकिन उसे भी निरस्त कर देते हैं। आखिर क्यों? कहीं न कहीं इन पर दबाव रहता है, कुछ अतिरिक्त लाभ रहता है या क्या वजह रहती है, लेकिन ऐसा होता है। मैं तो राजस्व न्यायालय में जाता नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्व न्यायालय का कोई भी अधिकारी यह नहीं चाहता कि मेरे कोर्ट में वकील आए। मऊगंज की बात में कर रहा हूँ जी, मैं मऊगंज के मुद्दे से बात कर रहा हूँ। वो नहीं चाहता कि मेरे कोर्ट में वकील आए, वो चाहता है कि पक्षकार आए, अपना निर्णय ले जाए। वकील भी जाना पसंद नहीं करते, ज्यादातर लोग नहीं जाते, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, पक्षकारों के हित में जाना पड़ता है। तो दूसरा सवाल में मैं आपको समय को ध्यान रखते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य में, शिक्षा एक बहुत बेहद जरूरी है और स्वास्थ्य भी। मऊगंज इन दोनों में भी कहाँ खड़ा है? कहाँ देखते हैं मऊगंज की वर्तमान स्थिति दोनों में कहाँ है इस समय? देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व ये रीढ़ की हड्डी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, शिक्षा अच्छी रहेगी तो अपने अधिकारों को जानेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति सजग रहेंगे, और राजस्व अच्छा रहेगा, राजस्व विभाग अच्छा रहेगा तो हम अनावश्यक मुकदमेबाजी में नहीं फंसेंगे, हमारा धन खर्च नहीं होगा। मऊगंज में स्वास्थ्य विभाग में तो कोई वर्तमान स्थिति जो है संतुष्ट है? वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। बिल्डिंगें बन रही हैं, सिविल अस्पताल घोषित हो गया है, काम चल रहा है, थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, लेकिन डॉक्टर नहीं बैठते ओपीडी में। उसकी वजह है कि जो बीएमओ साहब हैं वो खुद रीवा से अप डाउन करते हैं
अब जब बीएमओ 12 बजे आएगा तो बीएमओ के नीचे का कर्मचारी कैसे 9:30 बजे पहुंचेगा? इसलिए व्यवस्था अच्छी नहीं है। डिजिटल एक्सरे नहीं है हाँ, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो निकट भविष्य में हो जाएंगी। जब ये सिविल अस्पताल की बिल्डिंग जो बन रही हैं, ऐसा आशा करते हैं कि हो जाएंगी, पर विलंब तो है, लेट है, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। जो है कम से कम डॉक्टर 4-5 डॉक्टर हैं, वो टाइम पर 8 डॉक्टर हैं यहाँ पे। हाँ, तो भी लिखा है वहाँ के यहाँ डॉक्टर। उनको बैठना चाहिए, ओपीडी में नहीं बैठते हैं, सब बगला प्रैक्टिस करते हैं, ये गलत है। इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप? जिम्मेदारी तो अब स्वास्थ्य विभाग के रीवा के भी अधिकारी होते हैं, सीएमएचओ होते हैं, तो उनको भी देख रेख उनको भी करनी चाहिए। मुख्य रूप से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है वो अगर टाइट हो जाएगा तो अपने ब्लॉक की व्यवस्था वो बना सकता है। शिक्षा पे चलिए, आपको ऐसा लगता है कि मऊगंज में कन्या महाविद्यालय होना चाहिए? बिल्कुल, कन्या महाविद्यालय होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और कन्या महाविद्यालय के लिए तो माने अति आवश्यक है कहा जाए, लेकिन इस क्षेत्र में कोई सोच ही नहीं है जनप्रतिनिधियों की। और जो विद्यालय है, जैसे ये बरहट्टा मोड़ वाला विद्यालय है, आप जितने भी शासकीय कार्यालय हैं मऊगंज में सब अतिक्रमण की चपेट में है, और अतिक्रमण की वजह से उस संस्था के अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है जहां बच्चों को पढ़ाया जा सके। इस बरहट्टा वाले विद्यालय में मैंने खुद पढ़ा था। हायर एजुकेशन कॉलेज पे ही मैं भी बात करूंगा। कॉलेज में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो भी नहीं है। हाँ, नहीं है। कॉलेज में बहुत सारे विषय से पीजी की डिग्री नहीं ली जा सकती। बच्चों को रीवा कॉलेज भले है, लेकिन बहुत सारे पीजी के क्लासेज नहीं है। संख्या कम है, छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाता। मेरिट पर एडमिशन होता है आरक्षण में, तो बाकी लोगों का हो जाता है, लेकिन सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनको हरमना दे देते हैं, नई गढ़ी दे देते हैं, देवतलाव दे देते हैं। कॉलेज संख्या कम है। इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप? देखिए, जनप्रतिनिधि का इसमें कहाँ रोल है, क्या है, उनको क्या करना चाहिए? इसमें जनप्रतिनिधियों की ही सारी जिम्मेदारी है। उनको इसीलिए चुना जाता है कि आप जो छोटी मोटी समस्या हैं क्षेत्र की, उस पर विचार करिए, उसको प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाइए, और वहां से कुछ अतिरिक्त लाइए। जनप्रतिनिधि ही सब कुछ होता है, इसीलिए तुमको चुना जाता है। मतलब इसमें इसका फेलियर आप मानते हैं कि जो मऊगंज में अभी पीछे है शिक्षा के क्षेत्र में, इसका जनप्रतिनिधि इसकी जिम्मेदार है? अब हाँ, बहुत दिनों से ये स्थिति है, तो लगभग हम तो सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, सभी को मानते हैं। हाँ, सभी को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस क्षेत्र में उनकी सोच नहीं है, बोर्ड की राजनीति रहती है, बोर्ड के लिए सब प्रयासरत रहते हैं। यातायात व्यवस्था जो मऊगंज की वर्तमान की है, आप पर डे निकलते होंगे मऊगंज, बस स्टैंड का देखते होंगे नजारा, तो रोड की जो व्यवस्था है वर्तमान में, उससे आप क्या संतुष्ट है? और यातायात व्यवस्था और पर अपना प्रकाश थोड़ा डालें। मैंने कहा ना कि मऊगंज का सभी शासकीय विभाग अतिक्रमण की चपेट में है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों चपेट में? अन्य नगरों में जो है, देखिए, सौंदर्यीकरण हुआ, आप सिमरिया में चले जाइए, गुड़ में चले जाइए, मनगमा में चले जाइए, ऐसा कोई जिला जहां पर जिम्मेदार वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने कार्रवाई को करवाया है। मऊगंज में क्यों नहीं? इसका क्या कारण? प्रशासनिक अधिकारी का दोष नहीं है। आज की परिस्थिति में राजनीति इतनी हावी है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक लोगों का इतना दबाव रहता है कि वो स्वतंत्र नहीं होते, सिद्धांतिक व्यवहारिक रूप से नहीं है। और आदर्शवादी व्यवस्था में तो सारी अधिकारिता उन्हीं को है, पर जो वास्तविकता है, यथार्थ है कि वो उनको जनप्रतिनिधियों की सुनकर ही चलना पड़ता है। तो इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। अभी बरहट्टा रोड का जो अतिक्रमण है, बरहट्टा मोड़ का एक विद्यालय यहाँ पे सबसे कहते हैं कि 1932 आजादी के पहले से उसका निर्माण, उससे बड़े बड़े उस विद्यालय से पढ़े हुए छात्र जो है बहुत उच्च स्तरीय पदों पर विराजमान थे। आज वो विद्यालय अपने अस्तित्व को खो रही है। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैंने भी 5वीं तक उसी विद्यालय में पढ़ा है, आदर्श विद्यालय मऊगंज। उसका नाम ही आदर्श विद्यालय मऊगंज। और उस समय जो शिक्षक थे वो वास्तव में शिक्षक थे, लेकिन अब तो सभी शासकीय स्कूलों की हालत यही है। जो जितने भी शासकीय स्कूल है प्राइमरी तक के, उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। इस विद्यालय में तो जाने का कोई मार्ग ही नहीं है।
दुकानें हैं, दुकानों के बीच से बच्चों को निकलना पड़ता है, कौन भेजेगा उस जोखिम भरी जिंदगी में अपने बच्चे को? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, और जो अतिक्रमण किए हुए हैं वो लोग भी हैं। अतिक्रमण अभी बराटा रोड का मैं अभी बता रहा था कि हट रहा था, उसमें कमलनाथ जी की सरकार थी 14-15 महीने की। जी जी। लेकिन फिर एक जनप्रतिनिधि आकर उसको रुकवा दिया, कलेक्टर के पास गए, व्यापारियों को लेकर वहां से आदेश ला के रुकवा दिया। तो एक दल का व्यक्ति अगर अतिक्रमण हटाना चाहता है तो दूसरे दल का नेता वोट के लिए उसको रोक देता है, जबकि ये नहीं सोचते कि अतिक्रमण करने वाले सिर्फ 2000 लोग हैं, अतिक्रमण हटने से 2000 लोग नाराज होंगे, लेकिन 20,000 पब्लिक जो गांव से आती है, अगर मऊगंज का अतिक्रमण हट गया, सड़क अच्छी बन गई, तो वो 20,000 लोग खुश होंगे। 20,000 वोट आपका प्लस होगा, 2000 भले माइनस हो जाए तो 20,000 आपका प्लस होगा। ऐसा नहीं सोचते हैं, छोटी सोच है और उस पर काम करते हैं। दलगत राजनीति में मऊगंज फंसा हुआ है, विरोध के लिए यहां विरोध हो रहा है, अतिक्रमण नहीं हट रहा है। और अतिक्रमण की स्थिति यह है कि आदमी अगर सुबह अपने घर से निकलकर सड़क से अपने काम पर जाता है तो वापस सकुशल वापस आएगा, शाम को बिना टूटे फूटे आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। जान जोखिम में है, बहुत बड़ा संकट है अतिक्रमण का। एक सवाल और आपसे बन रहा है, जिला मऊगंज बहुप्रतीक्षित है, संघ ने इसको जिला मऊगंज को घोषित भी कर दिया है और वर्तमान में मऊगंज से लेके प्रदेश और केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लगता है कि मऊगंज को अब जिला बनना चाहिए और बन जाएगा? मऊगंज को जिला बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खटखरी की सभा में भी कहा था कि मऊगंज आप विधायक दीजिए भाजपा का, हम मऊगंज को जिला बनाएंगे। लेकिन कुछ कार्यकर्ता है जो बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था तो 10 साल पहले कहा था, 5 साल पहले कहा था खटखरी में, पिछले चुनाव में कहा था, इस चुनाव में हाँ। तो कहना महत्व है कि जिला बनना महत्व है। नहीं, ये बात सही है कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जिस चुनावी सभा में आए थे, तो जिस चुनाव में वो कहा था उन्होंने, उसके बाद जो चुनाव माने निर्णय आया था उसमें भाजपा के विधायक नहीं जीते थे। फिर 5 साल बाद प्रदीप पटेल जी जीते। तो आप ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी की वो बात 5 साल बाद मऊगंज के लोगों के समझ में आई, लेकिन समझ में तो आई, उन्होंने विधायक तो दिया। तो विधायक दिया है तो मऊगंज जिला मुख्यमंत्री के घोषणानुसार बनना चाहिए। इसमें विधायक जी प्रयासरत भी हैं अपने स्तर पर, लेकिन विधायक के बस की बात नहीं है मऊगंज को जिला बनाना। मुख्यमंत्री की ही सहमति और स्वीकृति पर होगा, देखिए कहाँ तक होगा। और अगर जिला नहीं बना मऊगंज तो समझिए कि भाजपा के विधायक की छाती भी होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी नुकसान नहीं होगी। विधायक जी भी इस बात को समझते हैं, अपनी पूरी ताकत से प्रयास रहता है, पर ये तो भविष्य के गर्थ में है। आप इसी क्षेत्र से हैं, कई राजनेताओं का अपने कार्यकाल देखा है। 2 ऐसे नेता हैं अपने बीच में, एक पंडित स्वर्गीय रामधनी जी जिन्होंने काले की सौगात दी, और एक जगदीश मसूरिया जी जिन्होंने बांध का सौगात दिया सिंचाई के लिए। 4 पंचवर्षीय बोलेंगे, डॉक्टर IMP वर्मा का, लक्ष्मण तिवारी जी का, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का, और वर्तमान विधायक का कोई एक भी विकास कार्य जिला बनाने के अलावा, जिला तो मान लीजिए दूर की कौड़ी लग रही है, ऐसा लगता है, लोगों का कहना है कि दूर की कौड़ी है, ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, लोगों की बात मैं आप लोग, लेकिन उनका कोई एक भी विकास कार्य आपको दिखे जो बड़ा कार्य दिखता हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है। वर्तमान हालत बहुत खराब है। अपर कलेक्टर की कोर्ट है मऊगंज में, लेकिन अपर कलेक्टर बैठते नहीं है, बिल्डिंग बनी है, ताला बंद है। एडिशनल SP भी का पद भी शायद खाली है। जी हाँ, खाली 6 महीने हो गए। 6 महीने से खाली है। ये तो इसके लिए तो पूरी तौर पर प्रदीप पटेल जी जिम्मेदार हैं। कोर्ट बनी है, ऑफिस बना है, तो उनको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इस बात को वो भी स्वीकार करेंगे। तो ये व्यवस्था तो बिल्कुल गड़बड़ है इस क्षेत्र में। और कोई भी, जैसे मसूरिया जी का आपने कहा, मसूरिया जी ने बांध बनवाया था, बहुत बड़ा बांध है। अगर जिला नहीं बनता है तब भी वर्तमान विधायक जी कोई बांध तो बनवा ही सकते हैं। सौंदर्यीकरण
ये रानी तालाब, हनुमान मंदिर के बगल में रानी तालाब, गुजरा तालाब है, मऊगंज का सबसे बड़ा तालाब है। उसमें कुछ अपना अस्तित्व खो रहे हैं, खत्म हो चुका है, उसमें उसका सौंदर्यीकरण हो सकता है। मऊगंज में एक आध दो अच्छे स्थानों, साथ की जमीनें बहुत पड़ी हैं, पार्क बनवा सकते हैं। विधायक जी तो राज मंत्री भी हैं, राज मंत्री का भी फंड उनको मिलता ही होगा, तो खुद चाहें तो ऐसी छोटी मोटी व्यवस्था करके जनता को थोड़ा सा खुश कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। जिला उनके बस में नहीं है, लेकिन जो उनके बस में है मूलभूत सुविधा तो ये व्यवस्था तो वो कर सकते हैं। पर मऊगंज के जितने भी अधिकारी हैं, अनुविभागीय अधिकारी के रहेंगे, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, PWD हो, कोई भी अधिकारी मऊगंज में मुख्यालय में नहीं रहता, सब रीवा में रहते हैं। कभी कभार अपने वाहन से आते हैं, शाम होने के पहले चले जाते हैं। ये देखना तो विधायक जी की जिम्मेदारी है, वर्तमान विधायक की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी पर वो सही नहीं उतर रहे हैं, इसलिए कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है, और राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के कारण वो क्षेत्र में रह ही नहीं पाते। पहले तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए कि विधायक जी को राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको दर्जा ना मिला होता तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम क्षेत्र में रहते, अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को देखते। अब उनको इतना लंबा दौरा करना पड़ता है, एक दिन के लिए आते हैं, किसी तेरही तिलक में चले गए, निमंत्रण खाया, और इसके बाद फिर से अपनी ड्यूटी में चले गए। क्षेत्र से वो दूर होते जा रहे हैं, क्षेत्र से दूर हो रहे हैं, और ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि राज्य मंत्री हैं, पर नुकसानदेह है उनके लिए। प्रशासनिक व्यवस्था एक इस समय मऊ में चल रहा है, मेडिकल नशा कोरेक्स। आप किसी भी शासकीय कार्यालय के या किसी सुनसान एरिया में जाए, यहाँ की शिक्षा का मंदिर, विद्यालय जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। आप किसी भी कार्यालय में जाए, वहाँ पर हजारों कोरेक्स की शीशियां मिली पड़ेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने, मैंने देखा कि आपने इसको बहुत पहले मुद्दा बनाया था। मेरे तहसील परिसर में भी, यहाँ जुडिशरी जहाँ है, जहाँ जज बैठते हैं, वहाँ भी है। वहाँ हम जहाँ बैठते हैं, हमारे चेंबर के आसपास ही शीशियां कोरेक्स की पड़ी रहती हैं। अब ये तो पुलिस व्यवस्था, पुलिस की जिम्मेदारी हो गई। पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो फैल है। मेडिकल स्टोर में मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो अब नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिल रहा है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि छानबीन करे, खुफिया तंत्र लगाए। अपराध होना एक सामान्य बात हो गई है। पुलिस की जैसे चोरी है, पुलिस चोरी नहीं रोक सकती, लेकिन चोर को पकड़ सकती है, और चोर को तभी पकड़ेगी जब उसका, पुलिस का खुफिया तंत्र मजबूत होगा। अपराध तभी नियंत्रण में होगा जब पुलिस का खुफिया तंत्र मजबूत होगा और गश्त बढ़ेगी। तो इस मुद्दे पर तो पुलिस थाना प्रभारी फैल हैं। निश्चित रूप से मेडिकल नशा बहुत तेज है। अस्पताल के आसपास, विद्यालयों के आसपास, अब यार शाम को आप जाओ, हर सरकारी ऑफिस के दाहिने बाएं नशा करने वाले लोग मिल जाएंगे। इतनी देर 8 बजे, 8:30, 7 बजे शाम को मिल जाएंगे। कभी पुलिस नहीं जाती। अब जाए 2-3 दिन पकड़ ले, अपने आप अभिभावकों को भी पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा वहां था, और जो थे बच्चे उनको भी पता चल जाएगा कि पुलिस मारती है, नियंत्रण में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है मऊगंज में। पुलिस का फेलियर है। हाँ, बिल्कुल फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेलियर है तो है, उसमें कोई संकोच नहीं। आखिरी सवाल आपसे, आपकी नजरों में मऊगंज में कैसा हो? मऊगंज में किन किन चीजों की आवश्यकता है? क्या कुछ और चाहिए मऊगंज को? देखिए, मुख्य रूप से मऊगंज जिला बन जाए जी। अगर मऊगंज जिला बन गया जी, तो कन्या महाविद्यालय जिला स्तर पर ही होते हैं जी। मऊगंज में कन्या महाविद्यालय हो जाएगा। जिला बनेगा तो कई ऑफिस खुलेंगे, कलेक्ट्रेट बनेगी, और बहुत सारे विभाग खुलेंगे। उससे लोगों को व्यापार रोजगार मिलेगा। सड़क का अतिक्रमण हट जाएगा, सड़कें चौड़ी होगी, एरिया भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगी, फैलाव होगा। जो मऊगंज आज कहाँ है? सिर्फ सड़क के किनारे है बस, और शासकीय जमीन पर है।
और वो जो जिन दुकानदारों ने शासकीय जमीन पर सड़क के किनारे मऊगंज में कब्जा किया हुआ है, वो सब अपनी तैयारी कर चुके हैं, मेन रोड से दूर अपने प्लाट खरीद चुके हैं, घर बनवा चुके हैं। वो जानते हैं कि किसी भी समय मऊगंज जिला अगर बना तो हमको हटाया जाएगा, वो व्यवस्थित हो जाएंगे, किसी की कोई नुकसान नहीं होनी है। जहां दुकान रहेगी वहीं ग्राहक जाएगा, नुकसान नहीं होनी है। लेकिन जिला बनना कठिन दिख रहा है, जिला के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। और जिला बन जाएगा तो सौंदर्यीकरण भी होगा, अस्पताल में भी। जब कलेक्टर यहीं बैठेगा तो आज हमको किसी की शिकायत करना होता है तो रीवा जाना पड़ता है, और रीवा जाना थोड़ा सा कठिन लगता है। कलेक्टर यहीं रहेंगे, तुरंत शिकायतें होंगी, अस्पताल की शिकायतें होंगी, हर विभाग की शिकायतें होंगी। अधिकारी आज जो रीवा में रहते हैं वो मऊगंज में रहना शुरू कर देंगे, और जब अधिकारी रहेगा व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिला बहुत बड़ा मुद्दा है, और मऊगंज के लिए आज बहुत बड़ा आंदोलन भी जिला के लिए हो रहा है। हर आदमी आक्रोशित है जिला के लिए। जिला बनना बहुत जरूरी है, जिला के साथ सारी सुविधाएं मिल जाएंगी मऊगंज को। मतलब जिला का मुद्दा अब आंदोलन का रूप ले सकता है। बिल्कुल आंदोलन का रूप ले चुका है। भले सड़क पर लोग नारेबाजी न करते हों, लेकिन दिमाग सबका आंदोलित है जिला के लिए। सबकी मानसिकता बन चुकी है कि अब मऊगंज जिला बनना चाहिए, और अगर जिला मऊगंज नहीं बना तो इससे सरकार को नुकसान हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिला की घोषणा मान लीजिए एक बार हो भी सकती है, लेकिन वही चुनाव के टाइम अधिसूचना लगने से 6 महीने पे लग जाए, वही मेहर जैसी कंडीशन ये भी एक जनता का ही विचार है कि ऐसा नहीं विधायक जी करवा सकते हैं, तो ऐसा है। विधायक जी करवाएं या ना करवाएं, पर विधायक जी के दबाव में ऐसा मुख्यमंत्री जरूर कर सकते हैं। ये बात मैं कहने ही वाला था कि आपने कह दिया। होगा क्या कि जिले की घोषणा कर देंगे और 2 महीने बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये बेवकूफ बनाने की बात है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इससे तो और नुकसान होगी। इससे अच्छा है बल्कि घोषणा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिला ये तो बेवकूफ बनाने की बात है, जनता को बेवकूफ बनाना है। अब जनता अजंता नहीं रही, अब जनता समझदार है, सब समझते हैं। राजनीतिक दांव पेच भी सब समझते हैं, भले ही राजनीति ना करते हों, लेकिन सब समझते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी बेवकूफ जनता नहीं है। ठीक है, आपने इंडिया रिपब्लिक न्यूज में इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मऊगंज के हित में बहुत प्रयासरत हैं आप। और जो मऊगंज की मुख्य समस्याएं हैं उस क्षेत्र में जितना कठिन परिश्रम आप कर रहे हैं, आपका चैनल कर रहा है, वास्तव में मैं देखता हूं दूसरी कोई मीडिया के लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मऊगंज आपके इस अभियान के साथ निश्चित सुधार में आएगा। मऊगंज जिला भी बनेगा, मऊगंज का अतिक्रमण भी हटेगा, और जैसा मऊगंज आप चाहते हैं वैसा मऊगंज होगा। इस शुभकामना के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर।